हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज का जो लेक्चर है वो कार्ल मैनहीम के ऊपर है। 1893-1947 बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म हुआ। इनका जो टाइम पीरियड है 1919 में इन्होंने हंगरी छोड़कर जर्मनी चले गए। वहाँ पर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे इन्होंने कार्य किया। जर्मनी में जब हिटलर की सत्ता आई तो वहाँ पे नाजीवाद का उभार हुआ। नाजीवाद का उभार होने से ये फिर वहाँ से जर्मनी को छोड़कर 1933 में तो इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया। फिर ये इंग्लैंड चले गए। यहाँ पर उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपने जो शैक्षणिक जो व्यवसाय था उस जीवन को जारी रखा। कार्ल मैनहीम को ज्ञान के समाजशास्त्र सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का महान विचारक माना जाता है। कार्ल मैनहीम को ज्ञान का जो समाजशास्त्र है इसके लिए इनको जाना जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध हैं, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के लिए। इसके बारे में इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान का समाजशास्त्र है वो विचारधाराओं को सामाजिक एवं अस्तित्ववादी नियंत्रण का सिद्धांत है। कार्ल मैनहीम इसको ज्ञान के समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ये जो विचारधारा है, विचारधाराओं के ऊपर समाज का प्रभाव होता है, सामाजिक और अस्तित्ववादी जो नियंत्रण होता है वही क्या है, ज्ञान का समाजशास्त्र है। कार्ल मैनहीम के अनुसार व्यक्ति के पास जो भी नॉलेज है, जो उसके पास ज्ञान है, वो उसके पास जो विचार हैं उन सब का नियंत्रण किस पे है, सामाजिक संरचना और इतिहास की प्रक्रियाओं में है और कुछ जो विशिष्ट दशाएं होती हैं उसके द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति के पास जो ज्ञान है, जो नॉलेज उसको आई है, वो इतिहास की जो विशिष्ट दशाएं होती हैं उसके आधार पर आया, सामाजिक संरचना के आधार पर उसका नियंत्रण होता है, उसके ज्ञान का, उसके विचारों का, जो व्यक्ति के पास नॉलेज है। व्यक्ति की विचारधारा के अंतर्गत ये बताते हैं, कार्ल मैनहीम कहते हैं कि व्यक्ति जो विचारधारा, जो उसके पास नॉलेज है वो किसी विशिष्ट परिप्रेक्ष्य के अनुसार है, उसका प्रभाव दिखाई देता है। जो उसका ज्ञान है, जो उसकी विचारधारा है वो एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य दिखाई देता है जो कि स्थान के साथ, स्थान और विशेष के संदर्भ में सापेक्षिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक टीचर है, उसका जो स्कूल में व्यवहार है वो अलग होता है, डिसिप्लिन्ड होता है। तो वही टीचर जब सोशल मीडिया पे होती है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो वहाँ पे फ़नी रील्स बनाती है या फिर वहाँ पे जो एक्टिव होती है, अगर वो ब्लॉग बनाती है तो उसका जो लाइफ है वो डिफरेंट दिखती है। तो वो कहते हैं कि जो स्थान और विशेष के संदर्भ में जो व्यक्ति का विशिष्ट दृष्टिकोण, जो उसकी विचारधारा होती है वो अलग होती है, स्थान से संबंधित होती है। स्थान उस व्यक्ति से, उस जगह से वो अलग व्यक्ति, मतलब अलग अलग समय में अलग अलग उसकी जो ज्ञान है वो दिखाई देता है। कार्ल मैनहीम का जो मुख्य तर्क था यह था कि समाज के अंतर्गत जिस ज्ञान का निर्माण होता है, कि व्यक्ति का जो ज्ञान का निर्माण होता है, व्यक्ति को जो नॉलेज आती है वो समाज के अंदर रह के ही आती है। तो वह समाज की संरचना और जो संगठन, समाज की संरचना क्या है, जो संगठन होते हैं, संस्कृति होती है, मानक और मूल्य, हमारे आचार विचार जो होते हैं उसके आधार पर होती है। तो जो ये जो नॉलेज आती है वो व्यक्ति को समाज के अंतर्गत रहते हुए आती है, समाज की संरचना से उसको जो नॉलेज मिलती है। साधारण शब्दों में कहें कि व्यक्ति की जो खुद की पहचान होती है, व्यक्ति जो जिस आधार पे हम उसको पहचानते हैं, व्यक्ति को जानते हैं, उसकी जो पहचान है वो उसकी परिस्थिति के हिसाब से होती है। जो उसका स्टेटस है, जैसा जिस वक्त वो, मान लो वो जिस भी पद पर है, कोई अगर वो या फिर बिजनेसमैन है या मजदूर है, जैसा उसका स्टेटस है वैसे ही उसके पास विचार है। ये अगर ये बिजनेसमैन है तो उसका जो विचार, जो नॉलेज होगी वो अलग होगी। ये मजदूर है, इसकी विचार जो नॉलेज होगी वो अलग होगी। तो उसका जो व्यक्ति को ज्ञान होता है वो समाज में रहकर ही आता है। समाज की जो संरचना है
उसके जो मूल्य संस्कृति है उन मानक मूल्यों के आधार पर होता है, और व्यक्ति की जो परिस्थिति होती है, जो स्टेटस होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। जो सामाजिक संरचना व्यक्ति को प्राप्त करती है, व्यक्ति को ये ज्ञान जो है वो देती है। सामाजिक वर्ग भी इसके कारक होते हैं। सामाजिक वर्ग जैसे ये जो बिजनेसमैन है ये उच्च वर्ग में आया, जो मजदूर है वो निम्न वर्ग में। तो ये जो वर्ग होते हैं ये भी एक ज्ञान का कारक होते हैं। इस व्यक्ति को इस हिसाब से ज्ञान है, जो उसका बिजनेस के जो आइडियाज़ होते हैं, कैसे और पैसे से और ज़्यादा पैसा बनाया जा सके, कैसे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जा सके। तो जो एक नॉर्मल सा मजदूर है जो कि डेली बेसिस पे काम करता है, जो दिहाड़ी लगाता है, तो उसका जो ज्ञान है वो उसी आधार पे है, उस पद के आधार पे है। तो ये सामाजिक वर्ग एक कारक है, ज्ञान की रचना करते हैं, ज्ञान की रचना को प्रभावित करते हैं। मैनहीम पर वेबर और मार्क्स दोनों का प्रभाव पड़ा है। इन्होंने मार्क्स और वेबर का जब अध्ययन किया तो उनका भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो वेबर ने जो परिस्थिति समूह की अवधारणा दी है उससे ये ज्ञान के बारे में बताते हैं। जो समाजशास्त्र का ज्ञान है उसके बारे में कहते हैं। मार्क्स का जो वर्ग सिद्धांत है उससे ये प्रभावित हैं, उस अवधारणा से प्रभावित हैं। कार्ल मैनहीम जो कि कहते हैं कि जो पूंजीपति वर्ग है वो मौजूदा समय का लाभान्वित, मतलब उस वर्ग को लाभ प्राप्त हो रहा है, जो कि मौजूदा समय में यथास्थिति है, जो इस समय स्थिति है होगी वो उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, वो एक ऐसा वर्ग है। और दूसरा वर्ग वो है जो कि आकांक्षा रख रहा है, एक उम्मीद रख रहा है। वो कौन सा वर्ग होगा? मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग जो है वो आकांक्षा रख रहा है, एक उम्मीद रख रहा है कि उसके अच्छे दिन आएंगे, वो भी एक वर्ग विहीन समाज में रहेगा। तो जो पूंजीपति वर्ग है वो तो उस समय उस स्थिति में लाभ की पोजीशन में है। तो वो ये जो इसकी विचारधारा और इनकी विचारधारा है, इनके बीच में कार्ल मैनहीम अंतर करते हैं, वो अंतर बताते हैं। इनकी कार्ल मार्क्स की जो वर्ग का जो सिद्धांत है उससे वो प्रभावित होकर इनके बीच जो विचारधारा है उसमें अंतर करके बताते, तुलना करते हैं। परिस्थिति जो समूह की अवधारणा है उसमें भी जो सामाजिक व्यक्ति को पद के हिसाब से जो प्रतिष्ठा मिली होती है उस हिसाब से वो विचारधारा ज्ञान के बीच में तुलना करके बताते हैं। जो मैनहीम कहते हैं ज्ञान का जो समाजशास्त्र की व्याख्या है वो अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में होती है। तो समाज में जिस तरह की परिस्थिति है व्यक्ति की उस संदर्भ में होती है। पूंजीपति वर्ग है वो लाभ वाले पद पे हैं, पूंजीपति वर्ग लाभ वाले पद पे हैं। और जो मजदूर वर्ग है वो कौन से पद पे हैं? वो एक उम्मीद के पद पे हैं, कि वो उम्मीद कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं कि ये उम्मीद के पद पे हैं। तो इनकी जो विचारधारा है, जो इनके पास ज्ञान है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आ रहा है ये कल्पना कर रहे हैं। मजदूर वर्ग कल्पना कर रहा है और जो पूंजीपति वर्ग है वो लाभ के पद पे हैं। तो वो सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में इनकी जो परिस्थिति है समाज में वो अलग अलग है। ये जो व्यक्ति के पास जो ज्ञान है वो अलग अलग परिस्थिति के संदर्भ में है। इसके अलावा कार्ल मैनहीम कहते हैं कि ये पीढ़ीगत अंतरों को भी विशेष महत्व देते हैं। जो पीढ़ीगत अंतर होता है वो भी विशेष महत्व रखता है। पीढ़ीगत अंतर जैसे कि हमारे टाइम में, जैसे हमारे पास फ़ोन नहीं होता था, जब छोटे होते थे तो फ़ोन चलाना नहीं आता, फ़ोन नहीं होता था। अब के जो बच्चे हैं छोटे छोटे हैं, साल के भी नहीं हुए, वो फ़ोन को मतलब बड़ी अच्छे से ऐसे ही चला लेते हैं। उससे थोड़े से बड़े हैं तो गेम को पता नहीं कैसे कौन कौन सी गेम चला लेते हैं। तो ये जो पीढ़ियों में जो अंतर है उसमें भी विचार जो ज्ञान है उसमें भी अंतर जो है वो देखा जा सकता है। ये भी सामाजिक और ऐतिहासिक काल के विशिष्ट स्थान को प्रदान करता है। मतलब इसमें भी जो हम इतिहास की बात कर रहे हैं कि हमें जैसे चलाना नहीं आता इतिहास में, तो अब के जो बच्चे हैं वो फ़ोन को तोड़ मरोड़ के वो ऐसे ही मतलब सीधा कर लेते हैं, उनको फंक्शन चलाना आ जाते हैं इजीली। और जो पहले था उनको नॉर्मल फ़ोन भी अच्छे से नहीं चलाना आता था। तो ये जो इतिहास से संबंधित सामाजिक
जो विशिष्ट स्थान है वो भी नॉलेज जो है प्रदान होती है स्थान के हिसाब से, इतिहास जो काल टाइम के हिसाब से। व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार का सोचने समझने का भी व्यस्त हो जाता है। अगर हम एक ही व्यक्ति की उसके टाइम पीरियड से तुलना करें, जब वो आप अपने आप को देख लें, जब आप 10th क्लास में होंगे तो आपके पास कितनी नॉलेज थी, कैसी नॉलेज थी, क्या विचारधारा रखते थे। अभी जैसे जैसे विकास होता गया, जब आगे कॉलेज में पहुँचे तो आपकी जो विचारधारा, जो नॉलेज है वो बढ़ती गई, तो व्यक्ति सोचने समझने की जो पावर है वो भी बढ़ती जाती है, उसमें वो व्यस्त हो जाता है। तो ये विशिष्ट प्रकार का सोचने समझने का एक तरीका है। ये जो ज्ञान का समाजशास्त्र है, ये इसके बीच में बताता है कि स्थान के संदर्भ में, परिस्थिति के संदर्भ में जो ज्ञान है वही ज्ञान का समाजशास्त्र है। मैनहीम ने कई विषयों पर लिखा है कि उन्होंने अलग अलग कई विषयों पर लिखा है जो समाजशास्त्र की दृष्टि से ज्ञान के समाजशास्त्र के प्रति उन्होंने योगदान दिया है वो प्रमुख है। समाजशास्त्र में उन्होंने जो योगदान दिया है वो किस पे दिया है? ज्ञान के समाजशास्त्र पे। ज्ञान के समाजशास्त्र पे जो योगदान दिया है वो उनका प्रमुख है। उनके लेखनों को हम दो तरह से बांटें तो ज्ञान का जो समाजशास्त्र है, कहते हैं कि ज्ञान का जो समाजशास्त्र है उसका विकास जो है वो संभव है, क्योंकि जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना और ज्ञान के स्वरूपों में सहसंबंध होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। सामाजिक संरचना और ज्ञान, जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उन दोनों सामाजिक संरचना और ज्ञान के, इन दोनों के बीच में क्या है? सहसंबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसी ज्ञान के आधार पर मनुष्य सामाजिक संरचना के विभिन्न समूहों और संगठनों की तरफ आकर्षित होता है। जो व्यक्ति को जो ज्ञान होता है, जो उसका समाज में जब सोशलाइजेशन होता है, उसी के आधार पे व्यक्ति जो सामाजिक संरचना के विभिन्न समूहों और संगठनों की तरफ आकर्षित होता है। व्यक्ति का एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए उसको जो नॉलेज है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी, तो वो जिस समाज में रह रहा है, जैसा उसको वो जो देख रहा है, जैसा वैसा ही वो भी अपनी लाइफ में डालता है कि उसको सभी ने किया, एक आदर्श है, अगर विवाह आदर्श है उसके लिए, तो वो भी उस संगठन, उस समूह की तरफ आकर्षित होगा, वो भी वैसे ही कार्य करेगा, वो उसकी ज्ञान में और वैसी वृद्धि होगी। ज्ञान का जो समाजशास्त्र है वो सापेक्ष प्रभावों को जानने का भी प्रयत्न करता है। जो ज्ञान का समाजशास्त्र है वो उससे संबंधित जो प्रभाव होते हैं उनको जानने का प्रयत्न करता है। उनका विचार है कि यदि विश्वास, मान्यताएं और आस्थाओं का जन्म अगर समाज के द्वारा होता है, कार्ल मैनहीम कहते हैं कि जो विश्वास हैं, मान्यताएं होती हैं, परंपराएं, हमारी आस्थाएं होती हैं, अगर उनका जन्म समाज के द्वारा होता है तो ये सभी विश्वास, जो मान्यताएं और आस्थाएं हैं, ये अपने आप में कुछ नहीं है। व्यक्ति को जो उसको वैल्यूज़ मिलती हैं समाज में रहकर ही मिलती हैं, सामाजिक संरचना में से उसको प्राप्त होती हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना में मूल्य, विश्वास, ये सब आता है। तो कहते हैं कि अगर इसका जो उद्गम है वो समाज में होता है तो ये अपने आप में कुछ नहीं है, इनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, मूल्य और विश्वास, आस्थाओं का। शुरू में तो कार्ल मैनहीम कहते हैं कि सामाजिक रूप में स्वतंत्र रूप से प्रस्थापनाओं का निर्माण किया। पहले उन्होंने कहा कि जो सामाजिक रूप में स्वतंत्र रूप से प्रस्थापनाओं का उन्होंने निर्माण किया, उसको निर्मित किया। पहले उसको कहा कि ये स्वतंत्र रूप में है, और लोगों को यह समझाने का भी प्रयास किया कि वास्तविकता के निर्माण में समाज की भूमिका जो है वो प्रमुख होती है। वो ये भी समझाते हैं कि वास्तविकता के निर्माण में समाज की भूमिका प्रमुख होती है। बाद में वो यही स्वीकार करते हैं कि ये जो मैंने अभी कहा कि समाज की भूमिका प्रमुख होती है, बाद में इसको कहते हैं कि वो ये गलत था। मैंने जो कहा था कि ये स्वतंत्र रूप से प्रस्तावनाओं का जो निर्मित किया मैंने, तो वास्तविकता के निर्माण में समाज की भूमिका प्रमुख होती है, बाद में वो कहते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि ये सब गलत है। मार्क्सवाद का विरोध करते हुए कार्ल मैनहीम कहते हैं, वो मार्क्सवाद का जब उनकी एक सामाजिक वर्ग से संबंधित विचारधारा है उसका वो
उसको वो अस्वीकार करते हैं। तो वो कहते हैं कि ज्ञान का प्रतिनिधित्व केवल सामाजिक वर्ग ही नहीं करता। जब कार्ल मार्क्स दो वर्गों के बीच में बात करते हैं, दो वर्गों, तो सामाजिक वर्ग की बात करते हैं कि सामाजिक वर्ग है वही व्यक्ति को, जब मजदूर वर्ग को जैसे जब चेतना आती है कि उसका शोषण हो रहा है, जब वो अवेयर होता है, चेतना में आता है, तो वो स्वयं में वर्ग बनाता है, फिर वो अपने लिए वर्ग बनाता है। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक वर्ग है केवल वही नहीं उसका ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता, मतलब व्यक्ति को जो चेतना आती है केवल वही प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि समाज में जो भी विद्यमान है, जितने भी विद्यमान समूह हैं, प्रक्रियाएं हैं, उन सब का भी योगदान रहता है। वो समूह और प्रक्रियाएं जैसे कि पीढ़ियाँ, जो अंतर्गत पीढ़ी होती हैं, पीढ़ियों में जो डिफरेंस होता है, तुलना, जो अंतर, पीढ़ीगत जो अंतर होता है, पंथों में जो अंतर आता है, वर्ग, प्रतिस्पर्धा, ये भी हम साथ में जोड़ सकते हैं ये बताने के लिए कि जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व है इन समूहों के द्वारा भी होता है, इन प्रक्रियाओं के द्वारा भी होता है। ज्ञान का प्रतिनिधित्व केवल सामाजिक वर्ग नहीं करता, बल्कि समाज में जो अन्य समूह और प्रक्रियाएं मौजूद हैं वो उनका भी विशेष योगदान होता है। कार्ल मैनहीम की पुस्तक है जो कि बहुत प्रसिद्ध है उनकी, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, विचारधारा और कल्पना लोक, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929 में पब्लिश हुई है। इसमें वो उन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र की व्याख्या की है। ज्ञान के समाजशास्त्र की जो विवरण है वो इस पुस्तक में दिया है। कार्ल मैनहीम नव मार्क्सवादी जो विचारक हैं जॉर्ज लुकास, उनसे भी वो प्रभावित थे। लुकास की विचारधारा जिसमें वो कहते हैं कि मनुष्य के चिंतन में सामाजिक जीवन का प्रमुख योगदान रहता है। जो जॉर्ज लुकास नव मार्क्सवादी विचारक हैं वो कहते हैं कि विचारधारा वो होती है जिसमें मनुष्य जो व्यक्ति है उसके सामाजिक जीवन का प्रमुख योगदान रहता है। व्यक्ति जो चिंतन करता है तो वो समाज से प्रभावित होकर, समाज की जो संरचना जैसी उसकी है उसी से प्रभावित होकर वो चिंतन करता है। मनुष्य का चिंतन सामाजिक संरचना से प्रभावित हुआ होता है। इस विचार को कार्ल मैनहीम स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, व्यक्ति समाज से ही प्रभावित होता है, जैसा उसका इन्वायरमेंट उसको मिला है, जैसी उसकी सामाजिक संरचना है, वो उसी हिसाब से उसका ज्ञान है, वैसा ही वो चिंतन करता है। किंतु इसे वास्तविक ज्ञान नहीं मानते। जो कार्ल मैनहीम है उनकी इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का जो चिंतन है वो सामाजिक जीवन के योगदान से है, लेकिन वो इसे वास्तविक ज्ञान नहीं मानते, क्योंकि लुकास के अनुसार जो चेतना की क्षमता है वो सर्वहारा वर्ग में थी। जो व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति है, तो वो लुकास कहते हैं कि ये सर्वहारा वर्ग में है। वो जब चेतना आती है तो वो स्वयं में वर्ग बनाता है। तो ये चेतना जो है वो सर्वहारा वर्ग में, सर्वहारा वर्ग जो मजदूर वर्ग होता है, जिसका कार्ल मैनहीम ने खंडन किया है कि इसका वो विरोध करते हैं। कहते हैं कि कार्ल मैनहीम का जो मानना है कि केवल बुद्धिजीवी इस काम जो हम कह रहे हैं कि चेतना मनुष्य का जो चिंतन है, तो इसमें जो सक्षम है वो है बुद्धिजीवी। कार्ल मैनहीम बुद्धिजीवी को सक्षम मानते हैं। केवल सर्वहारा वर्ग की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतना ज़्यादा ऐसा चिंतन कर पाए। कार्ल मैनहीम कहते हैं कि बुद्धिजीवी में ये समर्था होती है, ये यह स्पष्ट कर सकते हैं कि मनुष्यों का जो चिंतन है उनकी जो सामाजिक संरचनाएं और प्रथाएं, आकांक्षाओं से वो किस प्रकार प्रभावित होता है। कार्ल मैनहीम का मानना है कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वही स्पष्ट करने में समर्थ होते हैं कि मनुष्य का जो चिंतन है, व्यक्ति जो चिंतन करता है तो वो किन परिस्थितियों से प्रभावित हुआ है, सामाजिक संरचना से, प्रथाओं से, आकांक्षाओं से, उसके ऊपर किसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ज्ञान का उद्गम इन्हीं बुद्धिजीवी लोगों के मस्तिष्क में होता है। उनका कहने का मतलब है कि जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं वही स्पष्ट करते हैं, वही स्पष्ट करने में समर्थ हैं कि मनुष्य का जो चिंतन है
वो उसकी सामाजिक संरचना के आधार पे या प्रथाओं के आधार पे, आकांक्षाओं, वो किससे प्रभावित होकर उसको वो ज्ञान मिला है। ऐसे प्रभाव को बताने के लिए वो अलग अलग तरह के से बता सकते हैं वो किससे प्रभावित होकर उसके पास ऐसा ज्ञान है। इस प्रकार का वह वास्तविक ज्ञान को ज्ञात कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम इसी तरह से बुद्धिजीवियों के द्वारा स्पष्ट करने से हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, न कि सर्वहारा वर्ग से ही हम उन ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं उससे उत्पन्न होने वाले मिथ्या ज्ञान, सामाजिक जीवन से जो उत्पन्न होता है मिथ्या ज्ञान, उसको उन्होंने दो भागों में बांटा है। मिथ्या ज्ञान है, एक है विचारधारा और दूसरा है कल्पना लोक। विचारधारा एक ऐसा मिथ्या ज्ञान है, एक ऐसी मिथ्या चेतना है जो वर्तमान और उसकी जो व्यवस्था है उसको उचित मानते हैं। व्यक्ति जिस समय जो व्यवस्था में है उसको वो सही मानते हैं, उसका समर्थन करता है और उसके संरक्षण के लिए उसको वो प्रेरित करता है कि वो उस व्यवस्था को बनाए रखे जैसी वो व्यवस्था है। जैसे जो पूंजीपति वर्ग है उसके पास जो मौजूदा जो व्यवस्था है तो वो उसको लाभ दे रही है, उसकी जो व्यवस्था है उसको लाभ दे रही है, तो वो क्यों चाहेंगे कि उनकी व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, पूंजीवाद को बदलकर समाजवाद की ऐसी धारणा आए समाज में जिससे उनका जो है वो पूंजीपति उनकी जो भावना है उसको ठेस पहुँचे, उनको अपने उस कार्य में उसको नुकसान होए, तो वो उसको संरक्षण करना चाहता है, संरक्षण करने के लिए प्रेरित होता है, उस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। ये विचारधारा जो है वो उसी विचारधारा को बनाए रखना चाहते हैं। कल्पना लोक एक ऐसा मिथ्या ज्ञान है, ऐसी मिथ्या चेतना है जो वर्तमान व्यवस्था को गलत मानता है, जो जैसी व्यवस्था है उसको गलत मानता है और उसमें परिवर्तन करना चाहता है। उसको परिवर्तन करने के लिए वो प्रेरित होता है और वो क्रांति भी आ जाती है। जब कोई विरोध होता है, जहाँ पे क्रांति होती है, तो वो एक कल्पना लोक में होते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसी कांक्षा रखते हैं कि ऐसा क्रांति परिवर्तन लाने से उनको जो स्थिति अभी मौके की है उसको वो बदल के अच्छी स्थिति ले आएंगे। ये कल्पना लोक जो मिथ्या ज्ञान है वो दो तरह का है। एक विचारधारा, जब भी विरोध होता है जो एक वो विचारधारा होती है कि जो अपनी उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, दूसरा वो है कि जो उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस कल्पना लोक के सिद्धांत को यथार्थ के धरातल पर उतारा नहीं जा सकता। ये जो कल्पना लोक का सिद्धांत है इसको रियल लाइफ में उतारा नहीं जा सकता, क्योंकि कार्ल मानहीम कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जैसे उम्मीद लगाई थी, उन्होंने कांक्षा की थी कि जो समाज है, जब अगर मजदूर वर्ग जागरूक हो जाएगा, जब वो इकट्ठे होके लड़ना अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा, तो फिर बाद में एक ऐसा समाज आएगा, पूंजीपतियों को हटाकर एक ऐसा समाज आएगा जो कि वर्ग विहीन समाज होगा। तो ये कहते हैं कि ये एक कल्पना मात्र ही है। तो वर्ग विहीन समाज के सिद्धांत को केवल कल्पना की श्रेणी में ही रखा जाता है, इसलिए इसे मिथ्या ज्ञान की संज्ञा दी है, इसलिए इसको मिथ्या ज्ञान कहा गया है। तो कार्ल मानहीम ने अपनी एक अन्य पुस्तक, इसके अलावा उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है जिसमें पुनर्रचना युग में मानव और समाज, मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1935। ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी है इसमें सामाजिक पुनर्गठन का विश्लेषण किया है। इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक पुनर्गठन का विश्लेषण किया है। इनके अनुसार जो आज का समाज है, आज का जो वर्तमान का जो समाज है, आधुनिक समाज है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, किस में परिवर्तित हो रहा है, जन समाज में, मास सोसाइटी बन गया है। मास सोसाइटी क्या है, जन समाज क्या है? ये एक ऐसा समाज है जिसमें व्यक्तिवादिता के शिकार हो रहे हैं लोग। इसमें व्यक्तिवादिता का जोर है। जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, आपस में उनके जो सामाजिक रिश्ते हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। उनके जो सामाजिक रिश्ते हैं उनमें अपनेपन की भी भावना, अपनेपन का जो अभाव है वो पाया जाता है।
अपनेपन की भावना जो है वो कम होती जा रही है। पूंजीवादी जो भावना है वो प्रबल होती जा रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के साथ जुड़ रहा है, दूसरे के साथ जो स्वार्थ पूरा जब हो जाता है तो फिर उसके साथ उसका कोई मतलब नहीं, उनसे कोई भी रिश्ता बना के नहीं रखता। सामाजिक बॉन्डिंग जो है वो टूटती जा रही है। और ये सब संस्कृति के लोकतंत्रीकरण के कारण व्यक्ति और समाज दोनों ही परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब संस्कृति का लोकतंत्रीकरण हो रहा है, जैसे जो हमारी भारत की संस्कृति है उसमें जो वेस्टर्न संस्कृति का जो लोकतंत्रीकरण हुआ है, मिक्सअप हुआ है, इससे व्यक्ति और समाज दोनों ही परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। मानहीम कहते हैं कि लोकतंत्र की भावना को अगर बनाए रखना है, इसको बनाए रखने के लिए सामाजिक नियोजन और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा की आवश्यकता है। इसको बनाए रखने के लिए जो लोकतंत्र की भावना है, इसको लोगों में अपनेपन की भावना आए, उनका नैतिक विकास हो। व्यक्ति का जब नैतिक विकास होगा तो लोकतंत्र की जो भावना है वो भी मजबूत बन के रहेगी। तो इसके लिए सामाजिक नियोजन और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही इन मतभेदों को मिटाने में सहायक होगी और समाज को सही दिशा प्रदान करेगी। ये उनके प्रमुख कार्य हैं कार्ल मैनहीम के। एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज 1928 में, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1929, मैन एंड सोसाइटी इन एन एज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1935, डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम 1943, फ्रीडम, पावर एंड डेमोक्रेटिक प्लानिंग 1951, एसेज ऑन सोशियोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी 1953, एसेज ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर 1956। ये कार्ल मैनहीम के कुछ वर्क थे जो उन्होंने कार्य किए हैं। हम एक बार दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। कार्ल मैनहीम का जो टाइम पीरियड है वो 1893 1947 बुडापेस्ट हंगरी में इनका जन्म होता है। ये जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी से फिर जब वहाँ हिटलर की सत्ता आती है, नाजीवाद का उदय होता है, तो वो वहाँ जर्मनी को छोड़कर इंग्लैंड चले आते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वहाँ पे अपना शैक्षणिक जीवन जो है वो चालू रखते हैं। इन्होंने जो मुख्य काम किया है वो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में, ज्ञान का समाजशास्त्र, जो उसके वो विचारक, महान विचारक रहे हैं, उसमें इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ये विचारधारा और सामाजिक अस्तित्व नियंत्रण का सिद्धांत है, जिसमें इन विचारों में सामाजिक नियंत्रण होता है, संरचनाओं का ऐतिहासिक प्रक्रिया विशिष्ट दशाओं के द्वारा प्रभावित होता है। विशिष्ट परिप्रेक्ष्य का प्रभाव बताया है इसमें कि व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसका उस स्थान से कुछ न कुछ संबंध होता है। उस स्थान मतलब वो एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग व्यवहार, अलग अलग विचारधारा रखता है। उस ज्ञान, उसको पास जो ज्ञान है उस स्थान से उस जिस पोजीशन पे वो है उसके हिसाब से उसको अलग अलग ज्ञान है। एक ही व्यक्ति जो बड़े पद पे है वो किसी दूसरे और भी पद पे हो सकता है प्राइवेट में, तो वो जब उसके पास वो ज्ञान है उस हिसाब से वो अलग अलग स्थान पर बदल जाता है, सापेक्ष में बदल जाता है। इनका प्रभाव, इनके ऊपर जो प्रभाव था वेबर और मार्क्स का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है। और ये इनकी जो पुस्तक है विचारधारा और कल्पना लोक, इसमें इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र की व्याख्या की है। कार्ल मैनहीम मिथ्या ज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। एक है विचारधारा, जो कि जो समाज में व्यवस्था है उसको उचित मानकर वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं, और एक दूसरी है कल्पना लोक, जो कि क्रांति करना चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। इस ज्ञान को भी उन्होंने मिथ्या ज्ञान कहा है। और दूसरी उन्होंने ये दूसरी जो बुक लिखी है इसमें आधुनिक समाज जो है उसके बारे में बात कही है कि मास सोसाइटी है, लोग जो हैं वो एक दूसरे से व्यक्तिवादी हो गए हैं, एक दूसरे से अपनेपन की भावना नहीं रखते हैं, उनमें पूंजीवादी की जो भावना है वो बढ़ गई है। तो इसको सुधारने के लिए एक सामाजिक नियोजन और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से शिक्षा की आवश्यकता है, और ये इनके प्रमुख कार्य हैं।
सो फ्रेंड्स, थैंक्स।